नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। अक्सर त्वचा में बढ़ती उम्र के कारण कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। खासकर 30 की उम्र के बाद त्वचा में झाइयां, डलनेस, एक्ने जैसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे सही करने के लिए हम बाजार में मिलने वाले काफी सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्किन को दोबारा सही किया जा सके। इसके लिए आप बाजार से केमिकल युक्त प्रोडक्ट लाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी समस्या कम नहीं होती है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज हम स्किन से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनके समाधान के बारे में जानेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर मेघना गुप्ता के साथ, जो त्वचा के बारे में मैं बहुत सारी बातें बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर आपके पास आऊंगी, ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए कि आपका क्या विशेषता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर मेघना गुप्ता। मैं यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद में त्वचा रोग विशेषज्ञ की तरह काम करती हूं। मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी की डिग्री मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से ली है और इसके अलावा मैंने डीएनबी और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन से स्पेशलिटी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। जी, तो सबसे पहले मैं आपके पास ये सवाल लेकर आना चाहूंगी कि भारत में त्वचा संबंधी समस्याएं कितनी कॉमन है और आप अपने प्रैक्टिस के दौरान किन समस्याओं का सामना आपने सबसे ज्यादा किया है या फिर आप करती हैं अभी भी। त्वचा रोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय बन चुका है। आईएडीवीएल के आंकड़ों के अनुसार 10 से 20% ओपीडी में त्वचा रोग के मरीज देखे जाते हैं। जी, सबसे कॉमन जो त्वचा रोग हैं जो इस समय भारत में देखे जाते हैं वह है हेयर फॉल, सोराइसिस, मुहासे, फंगल इन्फेक्शंस, एक्जिमा, हर्पीज ज़ॉस्टर। ये कुछ त्वचा रोग हैं जो कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो मेघना, प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं स्किन से संबंधित समस्याओं के। स्किन प्रॉब्लम्स होने के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें से कॉमन कारण है ओवर क्राउडिंग। बहुत ज़्यादा लोगों का एक साथ इकट्ठा रहने से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से स्किन जल्दी एज करती है, फाइन लाइन, रिंकल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेज और जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा, सोराइसिस, एक्जिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा हमारा खान पान, जंक फूड ज़्यादा लेने की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है मैम कि स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई और हम लोगों ने उसे अनदेखा कर दिया, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, पर हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो किस कंडीशन में त्वचा विशेषज्ञ से आपको परामर्श लेना चाहिए। देखिए, भारत में एक कॉमन प्रैक्टिस है, कोई भी स्किन की बीमारी हुई आसपास से पूछकर या मेडिकल स्टोर से कोई भी क्रीम खरीद के लगा लिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। और ये कॉमनली स्टीरॉयड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि स्किन रोग का कोई भी लक्षण डेवलप होने पर एकदम से किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और परामर्श लें और सही इलाज लें। किसी भी तरह की लंबी खुजली है या फिर कोई मोल है, कोई भी तिल है, अगर उसमें रंग बदलता है, उसका साइज बढ़ता है, ऐसे में कभी भी आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, तो क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्किन कंडीशन है जो भारत की कुछ क्षेत्रों या जलवायु में अधिक देखी जाती है, यानी कि मतलब समझिए कि अभी कोई दिल्ली रह रहा है या फिर कोई मुंबई रह रहा है, तो कुछ जलवायु या कुछ जगहों के ऐसे मौसम होते हैं कि वहां पे वो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। कहा जाता है कि इस जगह पे आप रहेंगे या स्टेट में आप रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको स्किन से रिलेटेड हो सकती है, ऐसा भी कुछ होता है। बिल्कुल नैना जी, जलवायु का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है स्किन डिजीज़ पर। देखा गया है साउथ इंडिया में जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्थ में एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होने की वजह से देखा गया है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, पसीना होने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राजस्थान में थोड़ा ड्राई मौसम होने की वजह से अटोपिक डर्मेटाइटिस, ज़िरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में बेसिकली ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होने की वजह से, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से एक्ने, हेयर फॉल की समस्याएं ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। जी, तो ये बताइए, त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए समय पर उपचार लेना कितना ज्यादा जरूरी है और देखभाल में देरी की जोखिम होती है तो क्या होती है अगर देखभाल नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका दिनचर्या ऐसा है कि कुछ स्किन प्रॉब्लम हुई और नहीं देखभाल कर पा रहे हैं, तो वो कितने टाइम तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्या जोखिम है इसका।
आप सही टाइम पर इलाज अगर नहीं लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ता है, डिजीज का प्रोग्रेशन होने के चांसेस होते हैं। सपोज एक बॉडी पार्ट अफेक्टेड है तो वो और बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। जी। इसके अलावा अगर आप सही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो कई बार डिजीज की जो मोर्फोलॉजी है, जी। जो बेसिकली एक सपोज कोई प्लाक है तो उसकी मोर्फोलॉजी चेंज हो जाती है तो डायग्नोसिस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में हमें बायोप्सी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई डिजीज़ इन्फेक्शियस है तो फैमिली मेम्बर्स को भी इफेक्ट हो जाती है। तो ये सब बेसिकली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि स्किन डिजीजेस में हो सकती हैं। तो क्या त्वचा के स्वास्थ्य पर प्रदूषण, सूरज की रोशनी जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? ज़रूर, सूरज की रोशनी में जो यूवीए एंड यूवीबी रेज होती हैं उसकी वजह से सनबर्न होने के चांसेस, फोटो सेंसिटिविटी होने के चांसेस, कैंसर्स होने के चांसेस, और इवन आजकल मिलाज्मा की कॉमन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, तो झाइयाँ होने के चांसेस होते हैं, वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। बाकी अगर बात करें लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस की, तो त्वचा के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा है? मैंने अक्सर सुना है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, चेहरे पे झाइयाँ हो जाएंगी या फिर पिंपल्स हो जाएंगे, या फिर सोने की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि स्किन डल लगने लगती है। तो ये सब फैक्टर्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? लाइफस्टाइल आजकल का सिडेंट्री हो गया है, मोस्टली लोग वर्किंग हो गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड काम हो गया है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल खत्म होता जा रहा है जिसकी वजह से ओबेसिटी ज़्यादा होती है। ओबीज होने की वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी में बढ़ते हैं जिसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस या नेक पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस, जिसे हम एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, स्किन टैग्स हो जाते हैं, ये कॉमन हो गया है। डाइटरी फैक्टर्स जैसे कि वेस्टर्न डाइट ज़्यादा लेने की वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है और ये सब स्किन की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। और स्ट्रेस का तो स्किन डिजीज से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेशन है। स्ट्रेस से कई बीमारियां बढ़ती हैं स्किन की, और स्किन की बीमारियों की वजह से भी स्ट्रेस होता है, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से एक्ने बढ़ता है, विटिलिगो की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्ट्रेस की वजह से हर्पीज ज़ॉस्टर भी होता है, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल भी होता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से बढ़ती हैं। देखिए, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, तो क्या ये जो स्किन की प्रॉब्लम्स है ये भी जेनेटिक समस्या में से एक हो सकती है? हाँ जी, ये बिल्कुल होता है नैना जी। जेनेटिक्स की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, सोराइसिस, एक्ने, इन सब में भी कुछ कुछ प्रोपोर्शन जेनेटिक बैकग्राउंड का रहता है, और कुछ बीमारियां तो बिल्कुल ही जेनेटिक्स की वजह से होती हैं, जैसे कि इक्थियोसिस की प्रॉब्लम हो गई, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा हो गया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया। इसमें अगर आपके पेरेंट्स अफेक्टेड है तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो लाइफस्टाइल को देखते हुए जैसे लोगों को आजकल स्किन की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है, भाई बात करें अगर बालों की, तो बालों का झड़ना कैसे रोका जा सकता है और बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? बालों का झड़ना एक बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल बीमारी है जिसमें बहुत सारे कारण मैटर करते हैं। आजकल लोग केवल हेयर शैम्पू चेंज करके, हेयर ऑयल चेंज करके सोचते हैं कि हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी। ये कुछ कारण हैं जिस वजह से बाल झड़ते हैं। इंडिया में 1/3 फीमेल्स आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं और मोस्टली फीमेल्स को हेयर फॉल होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिस वजह से हेयर फॉल होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अभी आपने बेबी डिलीवर किया है, उसके 3 महीने बाद हेयर फॉल होता है, टाइफाइड की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, कोई क्रॉनिक इलनेस है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल डिजीज हैज़ अ बिग स्पेक्ट्रम जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेघना, मैंने बचपन से ये बात सुनी है, दादी नानी के जो नुस्खे हैं ये बताते आए हैं कि तेल बालों में लगाना चाहिए, बहुत हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, उसके बाद लंबी सी चोटी बना के सो जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर मैं डर्मा की बात करूं तो मैंने कई डॉक्टर से ये भी सुना है कि हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आपके जो बाल होते हैं, जो स्कैल्प होती है, वो ऑलरेडी एक ऑयल छोड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम है लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि हेयर ऑयलिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक नैना जी। फेस और स्कैल्प में सबसे ज़्यादा सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं या ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि तेल बनाते हैं। तो स्कैल्प को ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, तेल केवल आपकी लेंथ की कंडीशनिंग के लिए होता है। तो ऑयलिंग आपको हमेशा अपनी लेंथ पे करनी चाहिए, और अगर आपको डैंड्रफ है तो ऑयलिंग कुछ टाइम के लिए रोक देनी चाहिए, और अगर ऑयलिंग करनी भी है तो 30 मिनट्स जस्ट बिफोर हेड वॉश आपको अपने लेंथ पर तेल लगाना चाहिए और उसको वॉश कर देना चाहिए। ज़्यादा ऑयलिंग करने से डैंड्रफ बढ़ सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको डैंड्रफ होता है और वो और ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं, उससे डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ सकता है और प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकती है। जी, जब अपने त्वचा की देखभाल की बात आती है तो लोग सबसे आम गलतियां क्या करते हैं और वो उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है?
सबसे पहला आता है कि फेस पर कोई भी रैंडम क्रीम लगाना, स्टेरॉइड क्रीम लगाना, झाइयाँ खत्म करने के लिए क्रीम लगाना, एक्ने खत्म करने के लिए स्टेरॉइड क्रीम लगाना, जबकि इससे क्या होता है वो कुछ समय के लिए रुक जाती हैं और फिर वो दोबारा उभरती हैं और ये साइड इफेक्ट्स छोड़ती हैं। दूसरा, फेस पर सनस्क्रीन ना लगाना। वो कहीं से भी कोई भी क्रीम फेस पर लगाते हैं पर एजिंग को रोकने के लिए सनस्क्रीन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों ही बहुत ज़रूरी क्रीम्स हैं जो कि आपको नॉर्मली फेस पर लगानी चाहिए। इसके अलावा बॉडी पर एक नॉर्मल पीएच बैलेंस सोप यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली लोग डेटॉल, लाइफ बॉय जैसे साबुन यूज़ करते हैं जो कि स्किन को थोड़ा ड्राई बनाते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मॉइस्चराइजिंग सोप्स को बॉडी पर यूज़ करना चाहिए, ना कि हार्श सोप्स को बॉडी पर यूज़ करना चाहिए। एक अहम सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगी कि लोगों की त्वचा संबंधी समस्या पर उम्र किस प्रकार प्रभाव डालती है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए क्या क्या देखभाल हो सकती है स्किन के लिए? हम एज ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। बच्चों के अंदर देखा जाता है कि क्रैडल कैप, जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, सिर के ऊपर पपड़ी जम जाती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑयलिंग हमें स्कैल्प की करनी चाहिए बच्चों के अंदर, और कोम से धीरे धीरे वो जो स्केल्स डेवलप होते हैं उनको रिमूव करना चाहिए। माइल्ड सोप यूज़ करना चाहिए। एक हाइपो एलर्जेनिक क्रीम जिसमें बिल्कुल एलर्जेंस कम होते हैं, उस तरह की क्रीम मॉइस्चराइज़र के रूप में बच्चों पे लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा विग्रस मसाज नहीं करनी चाहिए। कोकोनट ऑयल इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप बच्चों पर मसाज करते हैं। तो बच्चों के लिए तो आप ये एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। एडल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है कि लोगों को हर्पीज ज़ॉस्टर हो जाता है, वो उसे इग्नोर करते हैं, या फिर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनको इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से वो बहुत सारी दवाइयों पर होते हैं जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं, खुजली की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। अगर लंबे समय से खुजली होती जा रही है उसको इग्नोर ना करें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और सही सलाह लें। एक और सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगी कि महिलाओं में झाइयों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कि झाइयाँ उनको कम एज में भी हो जा रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और इससे छुटकारा कैसे पा सकती हैं महिलाएं? झाइयाँ एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये बेसिकली हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होते हैं, जो माहवारी के समय या प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं, उसकी वजह से होती हैं। दूसरा कारण जिसे हम रोक सकते हैं वो है सन एक्सपोजर। धूप से बचाव रखना बहुत ज़रूरी है, सन से बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अम्ब्रेला लेके निकलिए, चेहरे को ढक के निकलिए, डेली सनस्क्रीन लगाना है। 2 फिंगर लेंथ रूल होता है बेसिकली, 2 फिंगर लेंथ अमाउंट सनस्क्रीन एक बार में फेस पर अप्लाई करना ही करना है। चाहे क्लाउडी डेज हो, चाहे धूप ना निकली हो, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना है। इंडोर्स में भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। इस तरीके से हम मिलाजमा को रोक सकते हैं। तीसरा कारण होता है थायराइड डिजीज़। बहुत लोगों में देखा गया है अबाउट 20% पेशेंट्स के अंदर थायराइड डिजीज़ होती है जिनको झाइयाँ डेवलप होती है। तो अपने थायराइड डिसऑर्डर को भी ठीक से ट्रीट करना चाहिए। देखिए, झाइयाँ एक लंबे समय तक होने वाली प्रॉब्लम है। इसको पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल होता है और ठीक होने के बाद भी ये दोबारा आ सकती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सन एक्सपोजर को प्रिवेंट करना है, सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है। जी। अच्छा, एक बात ये बताइए, होली करीब है, कैसे रखना है त्वचा का ध्यान? क्योंकि होली पर अक्सर ऐसा होता है कि होली तो हम लोग खेल लेते हैं, लड़कियां भी या लड़के भी हों, पुरुष या महिला किसी की बात करें, होली खेल लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो होली के बाद का जो समय होता है बहुत मतलब दिक्कत स्किन पे कर देता है, आंखों में भी कर देता है। तो होली अगर खेलने का शौक है तो किस तरीके से होली खेली जा सकती है? होली पे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हर्बल कलर्स का यूज़ करना है। मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हैं या ऑयल करने हैं। अपने स्कैल्प को भी, अपनी लेंथ को भी अच्छे से ऑयलिंग करनी है। अभी मैंने बात की थी कि ऑयलिंग नहीं करनी है, बट होली से पहले, लाइक बिफोर प्लेइंग होली, आप ऑयल लगा सकते हैं। अपनी लेंथ पर अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। इससे क्या होगा कि केमिकल आपकी बॉडी पे सुपरफिशियल ऊपरी लेयर्स पर ही रहेगा और वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी स्किन को होली में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेघना जी, अक्सर देखा जाता है कि जो महिला है गर्भ निरोधक गोलियां ले लेती हैं, तो क्या गर्भ निरोधक गोलियों का स्किन पे भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को आता है कि वो एलर्जी कर देती हैं या चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम कर देती है। क्या ये गोलियां स्किन के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं? जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो डबल एजेड सोर्ड है, जैसा आपने बताया। वो कुछ पेशेंट्स के अंदर एक्ने को ठीक करने में भी हेल्प करती है जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, और कुछ लोगों के अंदर ये एक्ने कर भी सकती हैं। तो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको लेना चाहिए। दूसरी चीज़,
मिलाजमा करवाने में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी रोल होता है, झाइयाँ करवाती हैं। तो इस तरह की दवाइयों को आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही लेना चाहिए। तो मेघना जी, एक और बड़ा सवाल मेरा ये है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे मेकअप रेगुलर करना पड़ता है महिला को, तो मेकअप से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कभी कभी चेहरा डल हो जाता है या मेकअप से ईचिंग भी चेहरे पर होती है, तो कितने समय तक मेकअप को आप रख सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो आप दर्शकों को बता सकते हैं, आप एडवाइस कर सकते हैं कि इस तरीके का मेकअप आप यूज कर सकते हैं और कितना ये चेहरे पे नुकसान कर सकता है? जी बिल्कुल, मेकअप के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से स्किन को डैमेज हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद ही मेकअप को लगाएं, जिससे कि मेकअप आपकी डीप लेयर्स में ना पेनिट्रेट करे। दूसरा चीज़ ये है कि मेकअप को आप ओवरनाइट लगा के ना छोड़ें, रात को मेकअप को रिमूव करना ज़रूरी है। डबल क्लेंजिंग एक मेथड होता है जिससे कि फेस आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, अपने पोर्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, जिससे मेकअप उसमें बिल्ट ना हो और दाने ना निकले, एक्ने ना निकले। तो सबसे पहले कोई भी मिसेलर वाटर यूज़ करें और उसके बाद अपना फेस वॉश कोई भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यूज़ करें और इस तरह से मेकअप को रिमूव करना है। अच्छा, एक बात और कि कई ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जो अक्सर चेहरे पे यूज कर लेती है लड़कियां, जिसे ट्रेडिशनल रेमेडीज भी कहा जाता है, जैसे कि हल्दी लगा लेना, बेसन लगा लेना, कई तरीके की ऐसी चीज होती है जो घर में मम्मियां हमको सजेस्ट करती है, हम यूज कर लेते हैं। वहीं डर्मा, अगर आप जैसे त्वचा की डॉक्टर है, तो आप ये सलाह क्या अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि ये जो घर वाले जो रेमेडीज हैं आप इसे यूज करते हैं, या फिर इनको भी पूछ कर यूज करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता कि किचन में रखी कौन सी चीज हमारे चेहरे पर नुकसान कर सकती है, तो क्या ये होम रेमेडीज काम की होती है, इन्हें हम रेगुलर यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ज़रूरी है कि आप जो भी फेस पर प्रोडक्ट लगाएं वो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर ही लगाएं। फेस पर नींबू लगाना, फेस पर हल्दी लगाना, कई बार इसके कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, इससे बेसिकली फेस पर एलर्जी हो सकती है। तो जो भी आप फेस पर प्रोडक्ट लगाएं वो डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ कर लगाएं। तो मेघना, एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि स्किन का रेगुलर जो रूटीन जो होता है वो कैसे फॉलो किया जा सकता है? अगर मान लीजिए हम लोग नहीं डर्मोलॉजिस्ट के पास जा पा रहे हैं, आपसे कंसल्ट नहीं कर पा रहे, तो रेगुलर सोने से पहले क्या रूटीन फॉलो किया जा सकता है जिससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहे और अच्छी बने रहे हमेशा के लिए? अपना फेस के अकॉर्डिंग आपको क्लेंजर यूज़ करना है, एक पीएच बैलेंस क्लेंजर यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सैलिसाइलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज़ यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो आप सिटाइल अल्कोहल, स्टेराइल अल्कोहल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। उसके बाद फेस को हमेशा मॉइस्चराइज करके सोए, अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, फेस को अप्लाई करना है, और एक प्रॉपर नींद लेनी है। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि फेस पर डलनेस ना आए। हाइड्रेटेड रहना है, एक गुड सोप यूज़ करना है, डेली कपड़े चेंज करने हैं, और अगर कोई भी स्किन में प्रॉब्लम होती है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मेघना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दर्शकों को ये बताने के लिए कि आप स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ मेघना यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने दर्शकों को ये बताया कि आप अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज के हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और डॉक्टर के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।